जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो देखो, हम प्रकाश वाला चैप्टर देख रहे थे जिसके हमने 2 पार्ट देख लिए थे। आज हम पार्ट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें देखेंगे कि जो अवतल और उत्तल दर्पण हैं उनके क्या क्या उपयोग हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। तो देखो, अब इसमें देखते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ किए जाते हैं। अगर अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो ये देखो, हमारे पास टॉर्च, सर्च लाइट आदि में इनका उपयोग किया जाता है। टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट इनमें किया जाता है। सर्च लाइट का मतलब हो गया कि जो लोग खदानों के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, जो आगे की जो लाइट है उसके अंदर जो दर्पण रहता है अवतल दर्पण होता है, तो इसको हम सर्च लाइट कहते हैं। मतलब जो तलाशने वाले लाइट जब फोकस वहाँ पर किया जाता है तो सर्च लाइट के अंदर आ जाता है। और फिर अगर हम इसके अलग अलग बात करें तो इसके उपयोग जो है वो किए जाते हैं सेविंग दर्पण के रूप में। सेविंग दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो दाढ़ी बनाने वाले जो कांच होते हैं हमारे पास, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अगर इसके बाद में हम देखें कि जो भी हमारे पास डॉक्टर हैं, चाहे वो नाक का हो, गला या दांत, ये सभी जो डॉक्टर हैं वो उनको जो भी प्रतिबिंब बनाते हैं, जैसे मान लो दांतों का प्रतिबिंब है, उनको बड़ा कर देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये चिकित्सकों के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सकों के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है, और वो चाहे फिर नाक के हो या गला हो आदि के डॉक्टर इनका उपयोग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर जो हमारे पास चौथा उपयोग है वो है वाहनों के अग्रदीपों में, जिसको हम हेडलाइट बोलते हैं। हेडलाइट में जो उपयोग किया जाता है वो भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि हेडलाइट में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो है अवतल दर्पण वो प्रकाश की किरणों को बहुत दूर तक फैलाता है। इसलिए प्रकाश की किरणों को हमको बहुत दूर तक फैलाना है तो इसके लिए हमको अवतल दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो उसमें से जो हमारे पास प्रकाश निकलता है वो सीधी समांतर रेखा के द्वारा जाता है और बहुत दूर तक ये फोकसित होता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है। तो ये है इनके उपयोग। इसी तरीके से अगर हम उत्तल की बात करें, उत्तल का जो उपयोग है उत्तल दर्पण का, वो हमारे पास एक तो किया जाता है वाहनों के पार्श्व साइडों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। पार्श्व साइड का मतलब हो गया कि वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं, साइड में जो लगे रहते हैं, उसमें किया जाता है। पार्श्व साइड मतलब पार्श्व मिरर के अंदर किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है? वो पीछे के दृश्यों को देखने के लिए आसानी से। क्योंकि जो हमारे पास उत्तल दर्पण है ये बहुत बड़े क्षेत्र को भी उसमें बहुत छोटा करके दिखा देता है, और इसलिए हमको जो पीछे हमारे किसी भी साधन के पीछे जो भी अगर हमारे पास जो और साधन आ रहे होते हैं उनका प्रतिबिंब उसमें बनाकर दिखा देता है। और दूसरा कारण ये है क्योंकि उत्तल दर्पण के अंदर आभासी प्रतिबिंब बनता है और वो होता है छोटा, तो इसलिए वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे इसी अगर हम देखें तो जो हमारे पास ATM है या जो भी सुरक्षा युक्तियां हैं इनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। ATM का मतलब हो गया कि बीच में जैसे मान लो एक हमारे पास इस तरीके का दर्पण होता है, वो आगे से ऐसे उभरा हुआ होता है, वो भी हमारे पास उत्तल दर्पण होता है। तो क्योंकि जो हमारे पास पीछे कौन खड़ा है ये देखने के लिए वहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है विद्युत लैंपों में भी। अब विद्युत लैंप का मतलब हो गया कि जैसे मान लो जो हमारे पास सड़कों के किनारे जो लाइटें लगी रहती है उन लाइटों के नीचे उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को मतलब फैला देते हैं चारों तरफ। तो ये फैलाने का काम जो है वो उत्तल दर्पण के द्वारा किया जाता है। इसलिए इनका उपयोग विद्युत लैंपों में किया जाता है, सजावटी सामानों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ATM मशीनों में इनका उपयोग किया जाता है, और वाहनों के पार्श्व साइड में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये है उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग। अगला टॉपिक है हमारे पास कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखो, कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है हमारे पास? इसमें जो हमारे पास उत्तल दर्पण के सामने जो भी वस्तु रखी होती है या अवतल दर्पण के सामने जो भी वस्तु रखी होती है कि वो कितनी दूरी पर है, उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, इसलिए उनकी जो दूरियां निकालते हैं वो दूरियां निकालने के लिए हम जिस परिपाटी का उपयोग करते हैं उसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अच्छा, वो दूरियां कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, मान लो अगर हमारे पास एक ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का ये हो गया हमारे पास ध्रुव। अब देखो, अवतल दर्पण का ध्रुव है और ये हो गया उसका मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष हो गया। अगर हम बात करें गणित के अंदर कि जो हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति है, तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमने देखा है कि ये हमारे पास मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के साथ ये हमारे पास इधर वाली जो है वो अक्ष अक्ष होती है और ये वाली लाइन होती है वाई अक्ष होती है। अब देखो, इधर की जो दूरियां हैं वो हम प्लस में लेते हैं, ऊपर की दूरियां इसमें प्लस में लेते हैं, लेकिन लेफ्ट वाली जो दूरियां हैं वो माइनस में लेते हैं और नीचे की दूरियां भी माइनस में लेते हैं।
अच्छा, इसकी तुलना अब हमको इससे करनी है। देखो अब इसके में अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण के जो ध्रुव है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या हमारे पास अवतल दर्पण हो, उसको ध्रुव मानते हैं, मूल बिंदु माना जाता है। ध्रुव को हम मूल बिंदु मानते हैं। एक नंबर पर क्या आएगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर कि गोलीय दर्पणों में ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। नंबर 2 कि अब जो हमारे पास दूरियां हैं दर्पण के अंदर वो इस मूल बिंदु से ही मापी जाती है, अर्थात ध्रुव से मापी जाती है। ये है इसका दूसरा कि जो हमारे पास गोलीय दर्पण के अंदर जो ध्रुव है उससे ही हम सभी दूरियां मापते हैं। नंबर 3 इस हमारे पास मूल बिंदु के जो ऊपर की जो दूरियां हैं, अब देखो वो हमारे पास ऊपर की दूरियां, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास वाई वाई है, वाई अक्ष हो गया ये, वाई वाई डैश वाई अक्ष, और इसको हम मान लेते हैं अक्ष अक्ष। तो इसका मतलब है कि नंबर 3 कि अगर हम इसमें बात करें गोलीय दर्पण के अंदर जो मुख्य अक्ष है उसको हम निर्देशांक पद्धति का अक्ष अक्ष मान लेते हैं। निर्देशांक पद्धति का ये हो गया हमारे पास अक्ष अक्ष, और जो हमारे पास ऊपर की जो दूरियां हैं वो वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाती है, और जो ध्रुव के नीचे की दूरियां वो भी वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाती है। लेकिन ये जो दूरियां हैं वो नेगेटिव में होगी और ऊपर की दूरियां होंगी हमारे पास पॉजिटिव में। मूल बिंदु के बाईं ओर की जो दूरियां हैं वो हमेशा नेगेटिव के अंदर ली जाती है और दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव में ली जाती है। और नंबर 1 लास्ट है कि जब भी अगर हमको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, जो वस्तु है वह उस मूल बिंदु को हम हमेशा मूल बिंदु के बाईं ओर रखा जाता है, उस वस्तु को मूल बिंदु के बाईं ओर, लेकिन इस मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु है तो ये देखो बाईं ओर हो गया, और ये है हमारे पास, इसको ऊपर रखते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर। तो ये हो गए हमारे पास 5 बिंदु। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हम 5 मुख्यतः बिंदु लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहले गोलीय दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। नंबर 2 कि अब हमारे पास जो ये पूरा मुख्य अक्ष है इसके निर्देशांक पद्धति का अक्ष अक्ष मान लिया जाता है। नंबर 3 कि मूल बिंदु के ऊपर की दूरियां वाई अक्ष के अनुदिश धनात्मक तथा मूल बिंदु के नीचे की ओर दूरियां माइनस वाई अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक ली जाती है। नंबर 4 कि अब जो वस्तु है उसको हमेशा मूल बिंदु के बाईं ओर तथा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। और नंबर 5 कि मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती है। ये है हमारे पास कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखो इसकी तुलना सेम इससे की है, जैसे यहाँ पर इसका ये मूल बिंदु हो गया तो इसका यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया। ऊपर की दूरियां प्लस में लेते हैं तो इसमें भी हम पूरी ऊपर की दूरियां प्लस में ले लेंगे। इधर की दूरियां नेगेटिव है तो इसकी दूरियां भी देखो नेगेटिव है, नीचे की दूरियां भी नेगेटिव है तो इसमें भी नीचे की दूरियां नेगेटिव। तो इसलिए इसकी तुलना हम निर्देशांक पद्धति से करते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है दर्पण सूत्र। तो देखो जो हमारे पास दर्पण होते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर f क्या होती है हमारे पास फोकस दूरी, कोई भी जो हमारे पास दर्पण है उसकी फोकस दूरी होती है। u जो है वो u होता है हमारे पास की वस्तु की दर्पण से दूरी। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी दर्पण है उसके सामने अगर हम वस्तु को रख देते हैं तो उस वस्तु की दर्पण से दूरी हम उसको u से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास v, ये v क्या होता है कि जो हमारे पास उस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है। तो 3 चीज़ होती है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अच्छा हमेशा यहाँ पर रखना कि दर्पण सूत्र के अंदर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है और यहाँ पर प्लस होता है। अब देखो अगर इसको हम एक दर्पण से देखें, मान लो हमारे पास ये एक दर्पण हो गया और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष और ये हो गया ध्रुव। अब हम इस वस्तु को इधर रखेंगे, जैसे मान लो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर देखा था, ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने एक वस्तु को रख दिया ए और बी। अगर हम बात करें अब इधर, अब देखो ये ऊपर है हमारे पास, और जैसे मान लो अगर ये इधर हमारे पास कोई प्रतिबिंब बन रहा है और ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, और मान लो ये दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो अब देखो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब को हम लिखते हैं ए डैश बी डैश से, और ये हो गया इसका ध्रुव पी, या ओ भी लिख सकते हैं जिसको हम पी या ओ से। अब देखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास यू वी और एफ क्या है। तो देखो जहाँ से जो समांतर किरणें परावर्तन के बाद गुजरती है उसको हम f से लिखते हैं। तो ये वाली जो दूरी है वो तो हो गई स्मॉल f, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है हमारे पास, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, तो ये तो हो गया स्मॉल f का मान। वही अगर हम बात करें u, तो u का मतलब होता है कि वस्तु की दर्पण से दूरी। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास वस्तु है और वस्तु की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम u से लिखते हैं। और v जो है वो होती है हमारे पास
प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, देखो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है और तो प्रतिबिंब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये दूरी है उसको हम v से लिखते हैं। तो u, v और f है हमारे पास कोई भी दर्पण है उसकी फोकस दूरी, u है वस्तु की दर्पण से दूरी और v है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें u, v और f ये किस में आएंगे, देखो चाहे हमारे पास उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, उसकी अगर हम बात करें तो u को हम हमेशा जैसे मान लो जो उसकी जो वस्तु है उसको हम बाईं ओर रखेंगे, अगर बाईं ओर रखेंगे तो इसका मतलब इधर की दूरियां माइनस में आएगी, तो u का मान हमेशा माइनस में लेंगे। जब भी अगर हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो u का मान माइनस में लेंगे, मतलब नेगेटिव के अंदर लेना पड़ेगा, चाहे हमारे पास उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। तो u का मान ध्यान रखना हम माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास वस्तु है उसको हम हमेशा बाईं ओर रखते हैं। अगर ध्रुव के बाईं ओर रखेंगे तो इधर की दूरियां माइनस में होगी, इसका मतलब u का मान माइनस में आएगा। अगर हम बात करें इस बार कि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के अंदर हमको पता है देखो फोकस दूरी इधर हो गई, तो यहाँ भी ये ध्रुव है और तो ध्रुव के इधर की दूरियां माइनस में होती है। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के अंदर जो फोकस दूरी लेंगे वो हमेशा माइनस का लेंगे, नंबर 2। और एक लास्ट यहाँ पर है, अगर उत्तल दर्पण होता हमारे पास तो उत्तल दर्पण इधर होता, यहाँ पर ये F होता, यहाँ पर ये C होता, मतलब इधर बनता, तो मूल बिंदु के इधर की दूरी हो गई और फोकस, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है इधर। तो अवतल दर्पण, अगर उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो जो फोकस दूरी होगी हमारे पास वो होगी हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। तो बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है और इससे हम पूरे न्यूमेरिकल जो है वो कर सकते हैं आसानी से बिना गलती के। तो u बराबर हो गया माइनस का v, अवतल दर्पण के अंदर फोकस दूरी माइनस में लेंगे और उत्तल दर्पण के जो है फोकस दूरी पॉजिटिव में लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका फोकस बिंदु उधर चला जाता है इसलिए प्लस में आ जाता है। अब देखो हमारे पास इस परावर्तन पूरे चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और रहा है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, देखो आवर्धन का मतलब हो गया जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना गुना बनता है, मतलब कि जो हमारे पास बिंब था, बिंब से जो प्रतिबिंब बनेगा कितना गुना बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा या उसके बराबर बनेगा। तो देखो आवर्धन क्या होता है कि किसी भी दर्पण के अंदर जो हमारे पास प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, जब इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो इस अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं और इस प्रक्रिया को आवर्धनता कहते हैं। तो देखो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा h डैश बटा h। अच्छा, इस h डैश और h क्या है, h डैश का मतलब है कि ऊंचाई है, हाइट है, लेकिन h डैश का मतलब हो गया किसकी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h का मतलब है कि बिंब की ऊंचाई। अब देखो हमारे पास m बराबर आ गया h डैश बटा h, इसका मतलब हो गया आवर्धन किसे कहेंगे कि दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धन कहलाता है। और ये किसके बराबर होता है, हमेशा माइनस के v बटे u के बराबर। और v और u अभी हमने देखा है कि v और u क्या होते हैं, v जो है वह प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है और u जो है वह हमेशा वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो m बराबर h डैश बटा h और ये हमेशा बराबर होता है माइनस के v बटे u के बराबर। अब देखो यहाँ से इस दर्पण सूत्र में तो सभी जगह प्लस था, लेकिन यहाँ पर अगर आवर्धन की बात करें यहाँ पर माइनस आ गया, लेकिन लेंस में अगर हम बात करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वो तब लेंस में देखेंगे। तो ये ध्यान रखना, दर्पण सूत्र 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पर आवर्धन m बराबर हो गया h डैश बटा h बराबर माइनस के v बटे u के बराबर। अब देखो इनसे हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में और ये हमेशा आते भी है, पूछा भी जाता है, तो इनको हम कैसे करेंगे, उससे पहले हमको m का मान निकालना है। तो देखो अगर हमारे पास m का मान, अगर कंडीशन देखें m का मान अगर कभी भी प्लस में आ जाए और एक अगर आ जाए माइनस में, जब भी अगर m का मान प्लस के अंदर आएगा तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा हमारे पास वो बनेगा वास्तविक, सॉरी इसके अंदर बनेगा आभासी एवं सीधा, आभासी और सीधा। अगर वही अगर हम बात करें कि जो m का मान अगर हमारे पास नेगेटिव में आ जाता है तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा हमारे पास वो बनेगा हमेशा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना। अगर m का मान अगर हम जब निकालेंगे, आवर्धन का मान निकालेंगे, तो वो भी दर्पण के अंदर जब अगर प्लस में आ जाएगा तो वो हमेशा आभासी एवं सीधा बनेगा, और जब माइनस में आ जाता है तो वास्तविक एवं उल्टा। अब देखो अगर हम h डैश और इस h के अंदर अगर भाग देंगे तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर h डैश और h दोनों ही बराबर हो जाएंगे तो m बराबर 1 आ जाएगा और m बराबर 1 आएगा। अच्छा, h डैश और h दोनों बराबर कब होंगे, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई कब होंगे, जब वो वस्तु C पर स्थित होगी। वो हमने प्रतिबिंब के निर्माण में देख लिया था, क्योंकि वस्तु जब C पर स्थित होगी तो ही उसका प्रतिबिंब C पर बनेगा और उतने ही आकार का बनेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप उस प्रतिबिंब की ऊंचाई में बिंब की ऊंचाई का भाग देंगे तो मतलब 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का था तो नीचे भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। जब 5 में 5 का भाग देंगे तो कटकर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है जब भी अगर m का मान हमारे पास 1 आएगा तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होगा।
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। और अगर m का मान अगर 1 से ज़्यादा आ जाए, m का मान 1 से ज़्यादा आ जाए, अब देखो m अगर आप इसका मतलब h डैश की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तभी हमारे पास ये 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि h डैश की वैल्यू अगर h से कम होगी तो 1 से कम आएगा। अच्छा, h डैश का मान ज़्यादा है, मतलब जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास m का मान आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। और अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। 1 से ज़्यादा आने का मतलब है कि प्रतिबिंब बड़ा है, वो भी वस्तु से। प्रतिबिंब का आकार बड़ा है वस्तु से। और अगर हम एक और देखें लास्ट पे, जब m का मान अगर हमारे पास 1 से छोटा आ जाए, अच्छा 1 से छोटा कब आएगा कि जब हमारे पास जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 1 से कम होगी तभी। तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो हमेशा वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब लेस देन वस्तु के आकार से छोटा। तो ये है हमारे पास इसमें आवर्धन के अंदर की आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h डैश बटा h, और ये बराबर होता है माइनस के v बटे u से। अब ये जो m का मान प्लस में आ गया तो आभासी m सीधा, और m का मान अगर माइनस में आ गया तो वो होता है हमारे पास वास्तविक या उल्टा। और अगर m के मान की अगर हम बात करें वो जब 1 आ जाए या 1 से ज़्यादा आ जाए और 1 से कम आ जाए, जब m बराबर 1 आ जाएगा तो मतलब दोनों बराबर होंगे और वो वस्तु C पर स्थित होगी। और जब m का मान अगर 1 से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, वो भी वस्तु से। और अगर m का मान 1 से छोटा आ जाता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार छोटा है, वो भी वस्तु के आकार से। अब देखो यहाँ से कि m बराबर पॉजिटिव अगर आएगा तो आभासी m सीधा होगा, और नेगेटिव जब आएगा तो वास्तविक m उल्टा होगा। अच्छा, इसका हम एक एग्जांपल देख भी सकते हैं कि अगर पॉजिटिव आएगा तो आभासी और सीधा कैसा है, और नेगेटिव आएगा तो वास्तविक में उल्टा कैसा है। अब देखो हम बात करते हैं, क्योंकि हमको पता था कि जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमने देखे थे कि अवतल दर्पण के अंदर वास्तविक में उल्टा बनता है। अगर वास्तविक में उल्टा बन रहा है तो फिर उसका m का मान माइनस आना चाहिए। तो देखो हमारे पास ये जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। यहाँ पर वस्तु ऊपर थी, ऊपर की दूरियां हम हमेशा प्लस में लेते हैं, ऊपर की दूरियां प्लस में। यहाँ से देखो प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो नीचे की दूरियां लेंगे माइनस में। तो अब यहाँ से आप खुद बताओ, जब h डैश बटा h निकालेंगे मतलब इसका मतलब है कि ये ऊंचाई और ये ऊंचाई निकालेंगे। जैसे ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 5 है, मतलब ऊपर माइनस लिखेंगे और बटा नीचे प्लस में लिखेंगे। तो माइनस में जब प्लस का भाग देंगे तो माइनस आएगा, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो प्रतिबिंब बन रहा होगा तो वास्तविक उल्टा ही बनता है। और m का मान अगर प्लस आ जाता है तो पता है इसका मतलब प्लस ऊपर है, तो जो प्रतिबिंब रहेगा वो भी ऊपर ही रहेगा प्लस का। वो उत्तल दर्पण में होता था दर्पण के पीछे, तो प्लस में प्लस का भाग देंगे तो प्लस आएगा, इसका मतलब वो बनेगा आभासी m सीधा। अगर ये आज समझ में भी नहीं आया तो कल हम इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो देख लेंगे, न्यूमेरिकल में आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये परावर्तन वाला जो चैप्टर था वो पूरा हो गया। कल हम देखेंगे इसके जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं दर्पण से संबंधित तो वो सोल्व करेंगे, और आगे की जो अपवर्तन की जो घटना है उसको भी हम बड़े अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।